वर्ल्ड की नंबर 1 पावरफुल इन्फ्लुएंशियल कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नेगेटिव है और भारत वो पॉजिटिव है। चौंक गए? जी हाँ दोस्तों, आज आप जानेंगे कि बिल ऑफ राइट्स जो यूएसए के हैं और फंडामेंटल राइट्स जो भारत के हैं। फंडामेंटल राइट्स कहीं ज़्यादा बेहतर हैं लोगों के लिए, आम जनता के लिए, यूनाइटेड स्टेट्स के बिल ऑफ राइट्स से। आज आप ये जानेंगे दोस्तों। और आप ये भी जानेंगे कि राष्ट्रपति अगर चाहें तो आपको स्कूल जाने से रोक सकते हैं बच्चों को इमरजेंसी के टाइम पे। क्या ये पॉसिबल है? जी हाँ, पाकिस्तान नहीं भारत की बात है। ये भी आज दोस्तों जानेंगे। तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्टडी विद हेमंत। दोस्तों, आज का टॉपिक है पार्ट 5 ऑफ चैप्टर 9 फंडामेंटल राइट्स। ऐसे ही चटपटी मज़ेदार बातों के साथ मसाला पढ़ाई हम करने जा रहे हैं। रिवीजन इस बार भाई 2 से 3 मिनट के अंदर रिकैप फिनिश करना होगा मुझे। पुरानी 2 वीडियो जो मुझे फीडबैक मिली है स्टूडेंट से कि सर बहुत लंबी जा रही है रिकैप में, जिनको पढ़ना है वो जेन्युइनली पार्ट पुराने वाले भी रेफ़र कर लेंगे। दोस्तों, मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप चैप्टर के पुराने पार्ट्स को ज़रूर रिवाइज़ करें। पहली 2 से 3 मिनट में ही, 5 मिनट में फर्स्ट चैप्टर की सारा कुछ क्लियर हो जाता है हमेशा, जो भी चैप्टर चल रहा है। तो प्लीज़ इसको थोड़ा सा फॉलो करें। और अगर आप चैनल पे नए हैं, मैं ये भी बता दूं कि रोज़ शाम को 7:15 बजे डिसिप्लिन से पिछले 42 दिन से मैं वीडियो डाल रहा हूँ। 42 डेज। सर्दी जुकाम बुखार सब कुछ सबको आ रहा है भाई, सर्दी का मौसम है। आई एम डूइंग दिस ओनली फॉर यू। तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स ज़रूर पूछें, बिंदास होके अपने डाउट्स पूछें कमेंट्स में, मैं जवाब ज़रूर दूंगा। चलिए दोस्तों, क्विकली रिवाइज करते हैं कि हमने पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल 1895 में बाल गंगाधर तिलक से इंस्पायर हुआ था। फिर मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट आई 1928 में, जिसने भारत के लोगों के लिए उनके जैसे काम के फंडामेंटल राइट्स मांगे। फिर कराची सेशन हुआ 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में, जहां पे फंडामेंटल राइट्स की मांग की गई। फंडामेंटल राइट्स भाग 3 में 12 से 35 आर्टिकल तक दिए गए हैं। ओरिजिनली हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स थे। ये 7 आपकी स्क्रीन पे हैं। इक्वलिटी, फ्रीडम, एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स, राइट टू प्रॉपर्टी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू प्रॉपर्टी जो डिलीट कर दिया गया था 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा, बाद में इसे आर्टिकल 300A को ऐड किया गया भाग 12 में, और इसको लीगल राइट बना दिया गया जो प्रॉपर्टी का राइट है उसे। फंडामेंटल राइट्स आपको गारंटी देते हैं स्टेट के खिलाफ कि वो कोई मनमौजी के एक्शन नहीं करेंगे। इनको रद्द भी किया जा सकता है नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे, एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। ये जस्टिफिएबल हैं, कोर्ट में जा सकते हैं इनको लागू करवाने के लिए। और फंडामेंटल राइट्स हैं वो यूएसए के काउंटर पार्ट हैं। भाग 3 जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है वो यूएसए के बिल ऑफ राइट्स से मैच खाता है। और कॉन्स्टिट्यूशन में इसे मैग्ना कार्टा भी कहा गया है, जैसा मैंने बताया था कि कैसे किंग जॉन इंग्लैंड के 1215 में मनमौजी कर रहे थे और कैसे उन्होंने चार्टर साइन करवाया लोगों ने, और ये हुआ। तो पुरानी वीडियोस को ज़रूर रेफ़र करें। फंडामेंटल राइट्स बाद में मैंने एक्सप्लेन किया कि गारंटी देते हैं आपको डिफरेंट जो राइट्स हैं उनके लिए। आर्टिकल 14 जो है, और वो इक्वलिटी है बिफोर के लिए, बिफोर लॉ एंड इक्वलिटी बिफोर द लॉ। 14 से 18 इक्वलिटी की बात की गई है। ये 5 आर्टिकल 15, 16, 17, 18 आपके सामने स्क्रीन पे। उसके बाद 19 से 22 जो बातचीत की गई है, 19(1) के अंदर 6 तरह के राइट्स हैं, और 19(2) में वो प्रतिबंध है जो 19(1) में आप एंजॉय कर रहे हैं कि आप राइट्स एंजॉय करेंगे कुछ लिमिटेशंस के साथ। वो लिमिटेशंस किस ग्राउंड पे हैं वो 19(2) में दी गई हैं। आर्टिकल 20 एंड 21 ये इंपॉर्टेंट है, जो कभी भी सस्पेंड नहीं होते हैं इमरजेंसी में। आर्टिकल 20 की आपको प्रोटेक्शन मिलती है कन्विक्शन से। कोई भी ऑफेंस अगर आपने किया है तो उससे आप बचाव कर सकते हैं अपना। 21 नंबर राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है। 86 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 2002 के द्वारा आया था, आर्टिकल 21A, ये एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए वो भी आपका फंडामेंटल राइट है। 23-24 बात की गई थी कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। उसके बाद 25 से 28 फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की आज़ादी है, उसके अलग अलग प्रावधान है, आगे हम पढ़ेंगे क्वेश्चंस के द्वारा। 29 और 30 है कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 32 नंबर आर्टिकल को, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, उसे कोर सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। सुप्रीम कोर्ट 32 नंबर के तहत रिट्स इशू कर सकती है सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए, लेकिन हाई कोर्ट 226 आर्टिकल के तहत फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ किसी और पर्पस, जैसे कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जन याचिका कोई भी है आम समाज के कल्याण के लिए, उसके लिए भी रिट लागू जारी कर सकती है। 5 प्रकार की रिट आपने पढ़ी थी। ये हैबिस कॉर्पस, कि अगर कोई भी किस ज़बरदस्ती आपको कैद करे तो आपकी फैमिली कोर्ट में ये रिट लगा के आपको आज़ाद करवा सकती है। मैंडामस, वी कमांड, कोई भी सरकारी अधिकारी अगर अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करता है तो उसके खिलाफ अगर आप ये
रिट लगाते हैं तो उसको जवाब देना पड़ेगा। प्रोहिबिशन अगर बड़ी कोर्ट छोटी कोर्ट को ऑर्डर देती है कि आप अपनी जुरिस्डिक्शन अपने दायरे से बाहर का केस हैंडल कर रहे हैं, उसको छोड़ दीजिए वहीं पे। सर्टिवरेरी था टू बी सर्टिफाइड कि अगर ऑलरेडी लोअर कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास कर दिया है, फाइनल वर्डिक्ट दे दिया है, तो उसको बड़ी कोर्ट रद्द कर सकती है। पांचवा आपने पढ़ा था क्यू वारंटो, बाय व्हाट अथॉरिटी और द वारंट, कि कैसे किस वारंट के द्वारा अगर कोई सीट पे सरकारी अधिकारी बैठा है तो आप एक अथॉरिटी उसकी पूछेंगे। मान लीजिए उसकी वो सीट नहीं बनती है, जैसे कोई रिटायर्ड अधिकारी की मैंने एग्जांपल दी, वो अगले दिन रिटायर होने के बाद भी अगले दिन जाके वापस ऑफिस में बैठ गया और वो सीट को खाली नहीं कर रहा, तो क्यू वारंटो रिट के द्वारा उससे सीट खाली करवाई जाएगी। आर्टिकल 358 में सारे प्रोविजन दिए थे कि कैसे फंडामेंटल राइट्स कैंसिल किए जा सकते हैं जो आर्टिकल 19 के हैं इमरजेंसी के टाइम पे। 359 सस्पेंड करती है इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इमरजेंसी में, लेकिन 20 और 21 रद्द नहीं होंगे। ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में दिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में कहा था बचन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब की फांसी की सजा देना भी वायलेटिव नहीं है आर्टिकल्स 14, 19 और 21 का। सो ये थे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क क्वेश्चन की हमने बात की। तो आज आई थिंक 3 से 4 मिनट में पूरी की पूरी रिवीजन धांसू वाली हो गई है। ये जरूर कंटिन्यू करेंगे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, और आप देखेंगे इसका रिजल्ट क्या है बाद में। अब आगे हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, कि हमने पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिगार्डेड एज द मेन फीचर्स ऑफ द रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ के मेन फीचर्स क्या हैं, ये हमने बात की थी। 4 ऑप्शंस थी आपके सामने। लिमिटेशंस ऑफ द पावर, पावर्स की लिमिटेशन, सीमित पावर हैं जो, और 2 है इक्वेलिटी बिफोर लॉ, लॉ के आगे सब बराबर हैं। 3 था पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट, क्या रूल ऑफ लॉ में ये भी आता है, लोगों की जिम्मेवारी सरकार के प्रति। लिबर्टी एंड सिविल राइट्स, लिबर्टी एंड सिविल राइट्स, आपकी आज़ादी, आपके जो अधिकार हैं, सिविल राइट्स हैं वो, ये ऑप्शंस आपके सामने थी। एंड सी वाज द आंसर, कि 3 को छोड़ के 1, 2, 4 वाज द आंसर। आगे इसकी एक्सप्लेनेशन रीड करते हैं। रूल ऑफ लॉ प्रोपाउंडेड बाय द एवी डाइसी, अ ब्रिटिश जूरिस्ट। एक ब्रिटिश जूरिस्ट थे एवी डाइसी, जिन्होंने ये थ्योरी दी रूल ऑफ लॉ की। उनके कॉन्सेप्ट्स के 3 एलिमेंट्स थे, 3 भाग। ए, लिमिटेशन ऑफ पावर्स, मतलब पावर्स को सीमित किया जाए, शक्तियों को सीमित किया जाए। दैट इज एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर, मतलब मनमौजी की जो पावर है, बिना कारण से कुछ भी कोई कर सके, उस पावर की एब्सेंस वो ना हो। नो मैन कैन बी पनिश्ड एक्सेप्ट फॉर अ ब्रीच ऑफ लॉ, कि सरकार को सीमित कर दिया आर्बिट्रेरी पावर से, और साथ में कोई भी आदमी, किसी भी इंसान को पनिश किया जा सके, ठीक है, सिर्फ कानून तोड़ने पे। कानून नहीं तोड़ा, उसके बाद किसी की आपकी पर्सनल ईगो हर्ट हो गई, आप उसको पनिश नहीं कर पाएंगे। रूल ऑफ लॉ, कानून के आगे सब बराबर हैं। ये नहीं है कि आपने किसी बड़े नेता की ईगो हर्ट कर दी, जयकांत शिकड़े, ठीक है ना, जयकांत शिकड़े का ईगो नहीं हर्ट करने का, तो वो नहीं होगा रियल लाइफ में। मूवीज में ऐसा हो सकता है। बी, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, दैट इज इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल सिटीजन्स टू ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लैंड एडमिनिस्टर्ड बाय ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट्स, मतलब कानून के आगे सबकी बराबरी है। पहला, पावर सीमित है सरकार की। दूसरा, कानून के आगे सबकी बराबरी है, सब नागरिकों पे बराबर कानून लागू होंगे टू द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लैंड, जो भी उस जमीन का, उस देश का कानून है, वो बराबर लागू होगा। एंड वो कानून, उसको प्रशासनिक, उसको संचालित कौन करेगा, ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट्स, जो कानून की रखवाली हैं, जो न्यायपालिकाएं, वो उसको एडमिनिस्टर करेंगी, उसको संचालित करेंगी, रख रखाव करेंगी। सी है लिबर्टी एंड सिविल राइट्स। लिबर्टी आपकी छूट, आपकी आज़ादी और आपके अधिकार। प्राइमेसी ऑफ द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, प्रधानता है किसकी, इंडिविजुअल के राइट्स की, वो सबसे ऊपर है टॉप पे। द कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल एज डिफाइंड एंड एनफोर्स्ड बाय द कोर्ट्स। कॉन्स्टिट्यूशन किसका नतीजा है, क्यों बना है संविधान, ये बिकॉज ऑफ द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, मतलब ये धुरी है। आप ये समझ लीजिए जैसे धरती अपनी धुरी के इर्द गिर्द, एक्सिस के इर्द गिर्द घूम रही है, तो ये फंडामेंटल राइट्स धुरी है जिसके इर्द गिर्द पूरा कॉन्स्टिट्यूशन घूम रहा है। इतनी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मेरी इतनी इंटेंसिटी है कि मैं आपको बार बार आपको रिवाइज करवाऊं, हर एक आम इंसान को इस राइट्स के बारे में पता लगे। आप सोचिए, अब यहाँ से आपको ये समझ में आ रहा है कि कोई भी कितना ही बड़ा अधिकारी है, किसी भी डिपार्टमेंट में आके जाके काम करवाएं आप, तो कानून के आगे बराबर हैं सब। उस कानून को उतने लेवल तक जानने के लिए, सीमित लेवल पे, आपको उसकी एक्सपर्टीज नहीं चाहिए। आज के टाइम पे गूगल अवेलेबल है। जब भी अगर आपको लग रहा है, एक छोटी एग्जांपल दे रहा हूं आपको मैं, ध्यान से सुनिए इसे। आप रोड पे जा रहे हैं, बाई चांस पुलिस चेकिंग के लिए पुलिस ऑफिसर ने आपको रोका, उन्होंने आपसे डॉक्यूमेंट मांगे, आप जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में आपने देखा, अरे यार मेरे पास तो लाइसेंस नहीं है, तो लाइसेंस नहीं है और वो बोलेंगे लाओ भाई भरो चालान।
अब नॉर्मल प्रैक्टिस आपने देखी है कि भाई ले दे के रफा दफा कर लें कुछ खर्चा पानी, तो आप सोच रहे हैं कि 1000 का चालान है, 100-200 दे के बात यहीं ख़त्म करते हैं, जबकि आपके पास ऑप्शन है, लाइसेंस आपके पास है, सिर्फ घर छूट गया है। तो आप उनसे टाइम ले सकते हैं कि आप मेरा कोई भी आईडी प्रूफ नोट कर लें, ये मेरी गाड़ी का नंबर है, 15 डेज़ का टाइम है आपके पास, आप जाके पुलिस स्टेशन में अपने डॉक्यूमेंट दोबारा चेक करवा सकते हैं। आज तो और बेहतर ऑप्शन है, डिजी लॉकर है आपके पास, जिसको नहीं पता आप ज़रूर इसको एक बार देख लें। डिजी लॉकर नाम की ऐप है, गवर्नमेंट की ऑफिशियल ऐप है, उसमें आप अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट, आधार, पैन, लाइसेंस, सारी मार्कशीट, सारे डॉक्यूमेंट्स आप उसमें अपलोड करके रख सकते हैं। जब भी कोई चेकिंग के लिए आपसे वो डॉक्यूमेंट्स मांगे तो आप डिजी लॉकर खोल के चेक करवा देंगे और कोई भी अधिकारी उसको अमान्य नहीं करेगा। तो आप सोचिए, अगर आप ऐसे एम्पावर्ड हैं छोटी छोटी नॉलेज के द्वारा, इसके लिए लॉ की कोई बड़ी बुक नहीं पढ़नी आपने। अब नॉर्मल इन्फॉर्मेशन भी सर्च करेंगे, ऐसे जैसे अभी मैंने जानकारी दी है, एटलीस्ट इससे आपको एक बेसिक पता लग गया कि भाई कानून से ऊपर कुछ नहीं है, तो अपनी मनमर्जी का कोई कर नहीं सकता। आर्बिट्रेरी एक्शन आपने पढ़ा है, आपके माइंड में कॉन्सेप्ट आ गया कि आर्बिट्रेरी एक्शन सरकार के पास नहीं है। सरकार मतलब चाहे वो पुलिस है, कोई भी डिपार्टमेंट है, कोई नेता है, तो आर्बिट्रेरी एक्शन जब उनके पास नहीं है तो फिर वो ऐसे मनमर्जी कैसे चलाएंगे। एक कॉमन सेंस लगाइए कि भाई लाइसेंस मैंने नहीं बनवाया तो मेरी गलती है और मैं रोड पे आ गया हूं, लाइसेंस मेरे पास है, ह्यूमन एरर है, छूट गया घर पे, तो कोई तो सोल्यूशन होगा उसका। सो आई होप आई एम वेरी मच क्लियर कि ये जानकारी, ये चैप्टर, ये कॉन्स्टिट्यूशन पूरा पढ़ना जानना क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सिर्फ एग्जाम तक सीमित नहीं है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 10 एंड फर्स्ट वन ऑफ आवर दिस सेशन। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ द पावर टू सस्पेंड। राष्ट्रपति हैं जो भारत के, उनके पास पावर है सस्पेंड करने की। किसको? ए फंडामेंटल राइट्स, बी फंडामेंटल राइट्स डिस्क्राइब्ड इन आर्टिकल 21, फंडामेंटल राइट्स जो 21 नंबर आर्टिकल में दिए गए हैं, सी फंडामेंटल राइट्स डिस्क्राइब्ड इन आर्टिकल 21A, डी फंडामेंटल राइट्स डिस्क्राइब्ड इन आर्टिकल 19 जो 19 नंबर में दिए गए हैं। तो क्या है आपका आंसर, आप जरूर देंगे। यहाँ पे स्टार है कि कोई भी नहीं है इसमें से, यहाँ एक से ज्यादा आंसर है। लेट्स सी, पढ़ते हैं इसे। फंडामेंटल राइट्स डिस्क्राइब्ड इन आर्टिकल 19 आर ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड अंडर दी आर्टिकल 358। फंडामेंटल राइट्स जो आर्टिकल 19 में दिए गए हैं वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं, अपने आप रद्द हो जाते हैं जब आर्टिकल 358 की बारी आए। When emergency is declared on the basis of war or by external aggression under आर्टिकल 352। 352 कहता है कि नेशनल इमरजेंसी लग सकती है दो प्रकार से, एक एक्सटर्नल एग्रेशन, बाहर से हमला हो गया, एक इंटरनल डिस्टर्बेंस या आर्म्ड रिबेलियन, फौज ने विद्रोह कर दिया। इन दो तरह से नेशनल इमरजेंसी लग सकती है, आर्टिकल 352 कहता है। इसके बाद 4 आर्टिकल छोड़ दें तो 356 मैंने पुरानी वीडियोस में बहुत अच्छे से बताया है, तो पुराने चैप्टर्स को ज़रूर फॉलो करें। 356 है स्टेट इमरजेंसी, कि अगर कोई स्टेट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो हैं, जो दिशा निर्देश हैं स्टेट को, उसके हिसाब से, कानून के हिसाब से अपनी स्टेट को नहीं रन कर पा रहे हैं, तो वहाँ पे इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी घोषित कर दी जाएगी और राष्ट्रपति का रूल, प्रेसिडेंट रूल लागू हो जाएगा। 4 आर्टिकल और छोड़ दें, एक चौका और मारें, जबरदस्त 4 एंड आर्टिकल 360 आ गया। 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात है जो आज तक भारत में कभी नहीं लगी है। वित्तीय संकट, कुछ नहीं बचा है, दूध हो गया 500 रुपये लीटर पाकिस्तान की तरह, 300 रुपये 400 रुपये लीटर, ऐसी हालात जब आ जाएं वो फाइनेंशियल इमरजेंसी की हालत आ जाती है। आप भिखमंगे बन जाएं, बिल्कुल कुछ नहीं है आपके पास, ऐसा नहीं, कभी हुआ नहीं है। तो इसमें क्या कहता है कि फंडामेंटल राइट जो दिया गया है 19 नंबर आर्टिकल में, ऑटोमेटिकली वो सारे राइट सस्पेंड हो जाएंगे जब नेशनल इमरजेंसी लगेगी एक्सटर्नल वॉर और एग्रेशन के द्वारा अंडर आर्टिकल 352 वाली जो इमरजेंसी है। तो प्रेसिडेंट हैज द पावर टू सस्पेंड द राइट टू मूव टू एनी कोर्ट for the enforcement of the other fundamental rights including article 21A under article 359। आर्टिकल 358 में तो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो रहे हैं। आर्टिकल 359 में मैंने पिछली वीडियो में आपको एक्सप्लेन भी किया था ये सारा, कि ब्रॉड दायरा है 358 का और स्पेसिफिक है ये 359 कि राष्ट्रपति एक ऑर्डर के द्वारा इनको रद्द कर सकते हैं जब जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें 21A भी आता है। 21A क्या है? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा ये ऐड किया गया था फंडामेंटल राइट की एलिमेंट्री एजुकेशन, छोटे बच्चों की एजुकेशन। तो उस टाइम पे राष्ट्रपति रद्द कर सकते हैं कि आप स्कूल नहीं जा सकते देश के हालात को कंट्रोल करने के लिए। तो बच्चे तो सुन के खुश हो रहे हैं, मौजें लगी, मम्मियाँ उनकी परेशान हो रही हैं कि अगर ये घर पे रह गए तो आतंक मच जाएगा, तो राष्ट्रपति से आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, भाई इसको हटाओ, बाकी सब देखा जाएगा। तो दोस्तों ऐसा है, अब पता लगा आपको, आप सोचें कि मैं महामहिम राष्ट्रपति को विलन बना रहा हूँ बार बार, भाई ऐसी बात नहीं है। वो एक अलग पर्सपेक्टिव है कि जब देश को हैंडल करना है, जब स्थिति कुछ अलग आ जाए
तो उस टाइम पे बच्चों की सेफ्टी लगा लीजिए, चाहे सारे का सारा लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने के लिए चीज़ें करनी पड़ती हैं। 359 आर्टिकल क्या कर सकता है कि प्रेसिडेंट एक ऑर्डर के द्वारा स्पेसिफिकली फंडामेंटल राइट्स को रद्द करवा सकते हैं, जिसमें 21A भी शामिल है। आई होप आई एम वेरी मच क्लियर। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? एनफोर्समेंट ऑफ दी अदर फंडामेंटल राइट्स। एनफोर्समेंट कैसे होती है? जब आप कोर्ट जाएंगे तो कोर्ट जाने का अधिकार आपके पास नहीं रहेगा अगर 359 आर्टिकल के तहत इमरजेंसी चल रही है, राष्ट्रपति ने राइट सस्पेंड कर दिए हैं। आई होप आई एम क्लियर। आगे चलते हैं। आर्टिकल 20 एंड 21 कैन नेवर बी सस्पेंडेड इन एनी केस। ये चाहे 358 के तहत इमरजेंसी लगे, चाहे 359 के, लेकिन यहाँ पे 20 और 21 रद्द नहीं होंगे भाई। एक डिसेंट लाइफ आपको मिलेगी, लाइफ लिबर्टी आपके पास है, आप वैसा ही बिहेव करेंगे जैसा पहले बिहेव कर रहे थे। कुछ टेम्परेली कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे मान लीजिए धारा 144 लग गई, 4 लोग इकट्ठे नहीं हो सकते उस टाइम पे, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। नहीं तो एक गॉसिप, एक र्यूमर फैलता है, 4 लोगों से 4 से 8 में, 8 से 16 में, ऐसे फैलते फैलते देश में एकदम से संकट आ जाता है, सारा लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाता है, दंगे होने स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए धारा 144 लगाई जाती है। कर्फ्यू लग गया उस टाइम में, बिल्कुल बैन कर दिया, बिल्कुल रोक दिया गया, तो वो चीज़ है कि उस टाइम पे आप नहीं जा पाएंगे। अदरवाइज आपके पास लाइफ एंड लिबर्टी है, आप उस टाइम पे बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर सकते हैं। ये नहीं है कि जहाँ पुलिस वाला या कहीं पे आर्मी पर्सोनल दिखा तो पाकिस्तान की तरह कहना ऐसे झुक के हुजूर जहाँपना सैल्यूट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। नॉर्मल बिहेव करेंगे। जो आपको लीगल एड चाहिए है अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए, कोई आपको कन्विक्शन आपके ऊपर आ रही है, कोई दोष लग रहा है, तो आप प्रॉपर वकील हायर कर सकते हैं। ये सारी बेसिक फैसिलिटीज़ हैं। देखिए क्वेश्चन चाहे 2 हो रहे हैं, इसका जो दायरा है वो कितना बड़ा है, इससे मल्टीपल क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी कितनी ज़्यादा है। मेरा काम क्वांटिटी नहीं है, चाहे चैनल मेरा नया है, बट मेन फोकस है दैट इज़ क्वालिटी। सो प्लीज़ इतनी ही पेशेंस ज़रूर मेंटेन करें, और वो आप अपने लिए, ताकि आप कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी जान पाएँ। सो फ्रेंड्स, ये क्लियर हो गया। इसलिए 2 आंसर्स यहाँ पे सही थे, C एंड D। इसीलिए इसको कमीशन ने, देखी पब्लिक सर्विस कमीशन ने क्वेश्चन को हटा दिया था, निकाल दिया था। अब ये देख लीजिए दोबारा से, C एंड D क्या थी। फंडामेंटल राइट्स जो 21A में दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स जो 19 में दिए गए हैं, तो दोनों के दोनों प्रेसिडेंट कैंसिल, सस्पेंड कर सकते हैं। ये आपको क्लियर हो गया 358 एंड 359 के तहत। आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फंडामेंटल राइट्स हैव बीन प्रोवाइडेड टू द सिटीजन्स। किस आर्टिकल्स के तहत दिए गए हैं फंडामेंटल राइट्स? अच्छे से याद है हमें, आर्टिकल 12 से 35, 12 to 15। 12 नंबर में मैंने बताया था कि स्टेट के बारे में बताया गया है। आर्टिकल नंबर 12 में स्टेट का डेफिनेशन क्या है, ब्रॉड डेफिनेशन है। चाहे हम यूनियन गवर्नमेंट की बात करें, जब बातचीत चल रही है तो स्टेट का मतलब यूनियन गवर्नमेंट है। जब स्टेट गवर्नमेंट की बातचीत चल रही है तो तब स्टेट वर्ड का मतलब स्टेट गवर्नमेंट है। जब यूपीएससी की बात चल रही है तो स्टेट गवर्नमेंट का मतलब यूपीएससी, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, म्यूनिसिपैलिटी, लोकेलिटी। आगे चलें दोस्तों, आंसर इज बी, पार्ट 3, 12 to 15 आर्टिकल्स। क्वेश्चन नंबर 12, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फंडामेंटल राइट्स टू द सिटीजन्स। तो ये सेम रिपीटेड क्वेश्चन है। ए इज द आंसर, 12 to 15। 13, डिस्क्रिप्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, अगेन रिपीटेड क्वेश्चन, किस में दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन, कौन से आर्टिकल्स में? 12 से 35। बिहार पीसीएस 1994 का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 14, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया। फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताइए क्या सही है। फर्स्ट वन इज दे आर गारंटी अगेंस्ट स्टेट एक्शन। जो स्टेट एक्शन है, स्टेट कोई एक्शन लेगा उसके खिलाफ एक गारंटी है फंडामेंटल राइट्स। इज इट राइट? 2, दे आर इन्यूमरेटेड इन द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भाग 3 में ये इनको व्याख्या की गई है इनकी, क्या ये सही है? 3, दे एंश्योर सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। ये एंश्योर करता है, कंफर्म करता है, आपको सुनिश्चित करता है 3 प्रकार के जस्टिस, सोशल सामाजिक, इकोनॉमिक आर्थिक, पॉलिटिकल राजनीतिक जस्टिस न्याय। ये 3 प्रकार के न्याय आपको सुनिश्चित करता है। दे आर अनलाइक बिल ऑफ राइट्स ऑफ इन द यूएसए। ये यूएसए की बिल ऑफ राइट्स की तरह नहीं है। तो आप बताइए इनमें से क्या सही है? करेक्ट आंसर्स 1 and 2, 2 and 3, 1 to 3, 2, 3, 4। सी इज द आंसर। यूपी पीसीएस 1998 का क्वेश्चन था। बिल ऑफ राइट्स की तरह ही है, इसलिए वो स्टेटमेंट गलत होगी, बाकी सारी सही है। पर एक्सप्लेनेशन देखते हैं। फंडामेंटल राइट्स आर गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अगेंस्ट स्टेट एक्शन। बिल्कुल है भाई, स्टेट एक्शन के अगेंस्ट एक आपको गारंटी है, स्टेट मनमौजी नहीं करेगा। जब भी कोई कानून बनाएगा, लॉ बनाएगा, तो फंडामेंटल राइट्स को ध्यान में रखते हुए कि ये वायलेट ना हो।
नहीं तो याद करें, रिवाइज करवा दूं। आर्टिकल 13, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास रिव्यू करने की अथॉरिटी है उस कानून को। अगर वो फंडामेंटल राइट को वायलेट करता हुआ मिला तो उसे नल एंड वॉइड घोषित कर दिया जाएगा। तो स्टेटमेंट 1 और 2 करेक्ट हो गई, क्योंकि 2 में दिया गया था कि ये पार्ट 3 में दिए गए हैं, आर्टिकल नंबर 12 से 35 अभी हमने किया है, ये भी सही है। थर्ड है, द सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस एज विजुअलाइज्ड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंड मोस्टली इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एंड टू अ लिटिल एक्सटेंट इन द चैप्टर ऑन द फंडामेंटल राइट्स एंड सर्टन अदर प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो भाई जो सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस है, देखिए सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस क्या है, सोशल जस्टिस क्या हो गया, सामाजिक, कि आप सब बराबर हैं, सब बराबर हैं, आप किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है हर प्रकार से, कास्ट बेस्ड इन सब को लेके किसी प्रकार का कोई जस्टिस, मतलब कोई भेदभाव नहीं है, तो जस्टिस बराबर है भाई। इकोनॉमिक जस्टिस है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के, काम के, रोजगार के मौके सबके लिए बराबर हैं। तीसरा हो गया पॉलिटिकल, कि जब आपको देश की सरकार चुननी है तो सबकी भागीदारी बराबर है, कुछ गिने चुने लोग डिसाइड नहीं कर सकते कौन सरकार बनेगी, तो इसलिए 3 प्रकार के जस्टिस, ये क्लियर है। ये मैंने पहली वीडियो कह रहा हूँ, चैप्टर नंबर 2 है आई थिंक, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रीएम्बल है, प्रीएम्बल में बहुत अच्छे से क्लियर किया हुआ है मैंने डिटेल में, तो प्लीज़ उसको ज़रूर रेफ़र करें। आपको पूरी प्लेलिस्ट मैंने बना के दी है कि आपको सर्च करना, नेविगेट करना बहुत आसान लगे। दोस्तों आगे चलें, लास्ट दिया गया है कि दीज आर द लाइक द बिल ऑफ राइट्स इन यूएसए, ये उन्हीं की तरह है जैसे कि यूएसए के बिल ऑफ राइट्स हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स उनके बिल ऑफ राइट्स। जो आप सोच रहे हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया है, वो आएगा भी। एक मैंने क्लियर कर दिया आपको कि स्कूल जाने वाला, कि राष्ट्रपति बच्चों को रोक सकते हैं एलिमेंट्री एजुकेशन से। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पुट्स एन एब्सोल्यूट लिमिटेशन ऑन द लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर जो है उसके ऊपर एब्सोल्यूट लिमिटेशन कौन से आर्टिकल लगा सकते हैं भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के? ये देखिए, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, दैट इज आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 क्या कहता है? अंडर द आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इक्वलिटी बिफोर द लॉ हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड। इक्वलिटी बिफोर द लॉ, कानून के आगे सब बराबर। अंडर आर्टिकल 14, द स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरीज ऑफ इंडिया ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। मतलब देखिए, जो स्टेट है, देश या सरकार है, तो वो किसी भी इंसान को बराबरी से वंचित नहीं करेगी, मना नहीं कर सकती बराबरी का मौका उसको, किसी भी नागरिक को, और इक्वल प्रोटेक्शन करेगी टेरिटरी ऑफ इंडिया में, कि आप चाहे पंजाब में हैं, चाहे बिहार में हैं, बंगाल, महाराष्ट्र, दिल्ली, कहीं भी हैं, कानून की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बराबर होगी। ये नहीं होगा कि भाई आप इस नस्ल के हैं, आप रंग के काले हैं, आप रंग के गोरे हैं, आप मेल हैं, आप फीमेल हैं, और ये स्टेट में जी मेल्स का बोलबाला है, तो इसीलिए आपको न्याय नहीं मिलेगा किसी लेडी को। तो गवर्नमेंट जो है, स्टेट है, प्रोटेक्ट करेगी लॉ को बराबर से हर जगह पे विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आई होप आई एम क्लियर। इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। उसके बाद आगे चलते हैं, तो इसीलिए ये कहा गया कि आर्टिकल 14 जो है लिमिटेशन लगाता है सरकार की लेजिस्लेटिव पावर पे, मतलब कानून बनाने की पावर पे, कानून उस हिसाब से बनाएगी, ठीक है। और उसके बाद देखिए, एक सेकंड फ्रेंड्स, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। यस, क्वेश्चन नंबर 16, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ इज प्रोवाइडेड, कि कानून की बराबर से प्रोटेक्शन। रिपीटेड क्वेश्चन है, आंसर इज सी 14, अभी हमने पढ़ा है। उसके बाद हम आगे चलेंगे, ये देखिए, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। सो ये कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी मल्टीपल टाइम कर चुके हैं, तो लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं इसे। एक बार ये पढ़ लीजिए ऑप्शन ए बी, कि क्या कहता है, द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इज टेकन फ्रॉम द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। इक्वलिटी ऑफ द ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस, इक्वल ट्रीट करना इक्वल सर्कमस्टांसेस में, बोथ इन द प्रिविलेज, कॉन्फर्ट एंड लायबिलिटी इम्पोज्ड बाय द लॉ। जो भी अधिकार दिए गए हैं और जो जिम्मेवारियां दी गई हैं वो बराबर से कानून के द्वारा सब पे लागू हों। तो इसीलिए इक्वलिटी हो ट्रीटमेंट की इक्वल सर्कमस्टांसेस में। भी हालात एक से हैं, देश भी वही है, तो लोग भी दो वही उसी देश के अंदर हैं, तो दोनों के सर्कमस्टांसेस भी वही हैं, तो फिर उस पर अधिकार भी और बोझ भी, बोझ क्या हो गया, उसकी ड्यूटीज एंड ऑल, तो वो सारी दोनों पे बराबर समानता से लागू हों। बी क्या है, सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ द सेम लॉज टू ऑल पर्सन्स हु आर सिमिलरली सिचुएटेड।
सिमिलर एप्लीकेशन हो सेम लॉज की, मतलब जो भी लॉज हैं वो एक तरह से ही अप्लाई हों। ये नहीं कि ये कोई बड़े कॉरपोरेट पे अलग से लागू हो रही हैं और आम आदमी पे किसी और प्रकार से लागू हो रही हैं। हुआ सिमिलरली सिचुएटेड, मान लीजिए मैं पंजाब में इस टाइम पे हूँ, तो मैं पंजाब में वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि किसी के पास 100 एकड़ ज़मीन है, बड़ा जिम्मेदार है, और एक वहाँ पे सिर्फ धान बीजने वाली कोई लेबर है। तो जो लॉ की, कानून की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो दोनों पे बराबर लागू होगी, क्योंकि सेम सिचुएशन है, सेम सर्कमस्टांसेस हैं, सेम जगह है। ये नहीं कि उसको कुछ प्रिविलेजेस अलग मिलेंगे, इनको कुछ प्रिविलेजेस अलग मिलेंगे। अगर उनमें से दोनों बैंक में पैसा जमा करवाने गए, एक गया 1 करोड़ जमा करवाने, एक गया 1000 रुपये, सेम ट्रीटमेंट मिलेगा। बैंक, सरकारी बैंक कभी ये डिनाई नहीं कर पाएगा कि नहीं 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 हटो, टाइम नहीं है। तो दिस इज द पॉइंट। सी, द लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, जो एक जैसे हैं उनको एक तरह से ट्रीट किया जाएगा विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। कोई भी बराबर के एक तरह के लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट विल बी स्टूडेंट। स्कूल के अंदर टीचर उसको ये नहीं बोलेगा कि नहीं आपके पापा मजदूर हैं, आप जो राइट टू एजुकेशन की फलाना पॉलिसी के तहत बड़े स्कूल में आ गए हैं, क्योंकि 25% के करीब या समथिंग ऐसे हर क्लास में 5 बच्चे, एग्जैक्ट मुझे फैक्ट्स फिगर्स ध्यान नहीं है, मैं ज़रूर बताऊंगा आपको कि आप ऐसे एडमिशन लेके आए हैं तो इसीलिए आपको थोड़ा ट्रीटमेंट अलग मिलेगा, ऐसा नहीं है। दे शुड बी ट्रीटेड अलाइक, बराबर। आई होप आई एम क्लियर। आगे चलते हैं दोस्तों। Question number 17, a legislation which confers on the executive or administrative authority an unguided, uncontrolled discretionary power in the matter of the application of the law. Which one of the following articles of the Constitution of India? ये कह रहा है कि जब लेजिस्लेशन है, जो कानून है, which confers on the executive or administrative authority, जो एग्जीक्यूट करने वाली अथॉरिटी, और एडमिनिस्ट्रेशन मतलब ISPCS लोग जो है, प्रशासन वाली अथॉरिटी, एंड अनगाइडेड एंड अनकंट्रोल्ड डिस्क्रिशनरी पावर, मतलब बिना उनके पास कोई दिशा है और कंट्रोल भी नहीं है, इतनी तगड़ी मतलब डिस्क्रिशनरी पावर है, अपनी मनमौजी की पावर है, इन द मैटर ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द लॉ, जब कानून को लागू करवाना है, तो वायलेट्स विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स। अगर ऐसी पावर मिल जाए जिसका कोई कंट्रोल नहीं है, समझ लीजिए एक हो गया बैल जिसको नकेल डाल के कसा हुआ है, वो सीधा खेत में जा रहा है। एक है सांड, बुल, वो अपनी मन मर्जी से कहीं जा रहा है, भाई कहाँ घुस जाएगा, खेत में जाएगा, क्या उजाड़ेगा, कुछ नहीं पता। अगर एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को उस सांड की तरह, उस बुल की तरह छोड़ दिया जाए तो किस चीज़ को वायलेट करेगा वो? आर्टिकल A14, B28, C, आर्टिकल 32, D44। IAS प्री 2021 का क्वेश्चन है दोस्तों। सो दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। अब मुझे बताएं आप वीडियो कैसे लगी, इन्फॉर्मेशन काम की लगी कि नहीं लगी। US के जो बिल ऑफ राइट्स हैं और हमारे हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में सस्पेंस के तौर पे बताऊंगा आपको, क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत लंबी हो रही है। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, एंड अगली वीडियो में स्टार्टिंग में वो सस्पेंस आपका ख़त्म करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।